खुश आमदीद नाजरीन, मैं हूं उमर जावेद। नाजरीन, चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो राय दी, अपना जो ओपिनियन दिया किसी भी एमपीए या एमएनए के लिए कि वो पार्टी अपनी तब्दील नहीं कर सकता, और उसके बाद फिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने भी उन 25 अरकान को पंजाब असम्बली के नाअहल करार दे दिया जिन्होंने अपनी पार्टी की मंशा के ख़िलाफ़ वोटिंग की थी। अच्छा, इससे जो है वो चंद हलकों की तरफ से ये तासुर देना शुरू कर दिया गया जैसे पाकिस्तान में अब लोटाक्रेसी का रास्ता ख़त्म हो गया, लोटाक्रेसी रुक गई है, या ये फ़ैसला लोटाक्रेसी के ख़िलाफ़ है। लोटाक्रेसी आप में से अक्सर लोग वाकिफ़ होंगे, यानी किसी पार्टी की जमात से मुंतखब होना किसी पार्टी के टिकट पर, और फिर उस पार्टी को इक़्तिदार में आने के बाद किसी भी मुफाद के लिए, चाहे वो माशी मुफाद हो, सियासी मुफाद हो, छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेना। इसके लिए वैसे तो टर्न कोड की इस्तेमाल होती है, और हम आगे चलकर किसी वीलॉग में कभी जिक्र भी करेंगे तफसील से टर्न कोड का तस्वर कहाँ से आया। सिविल वार जो 17वीं सेंचुरी की थी, उसमें जो क्रोमवेल की आर्मी थी उसने किस तरीके से जब रॉयल आर्मी का ड्रेस पहन लिया तो वो टर्न कोड कहलाए, और उसके बाद अमेरिकन सिविल वॉर में टर्न कोड्स का किरदार, ये कभी हम इस पर तफसीली व्लॉग करेंगे। आज सिर्फ पाकिस्तान के सिनेरियो में मैं बात करना चाहूँगा कि क्या सिर्फ कवानीन से, फैसलों से, आइन में तरमीम करके लोटाक्रेसी को ख़त्म किया जा सकता है। हमें जो हिस्टोरिकल नज़ीरे हमारे पास हैं, जो तारीख़ी शवाहिद हमारे पास हैं, वो ये बताते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं होता। सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि लोटाक्रेसी कोई जदीद चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोटाक्रेसी कोई 15-20 साल पहले शुरू हुई है और पहले लोटाक्रेसी नहीं होती थी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान बनने से पहले भी, यानी 1937 में, जो उस वक्त के इंडिया में, जब आज का जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और आज का इंडिया मुश्तरका बरे सगीर में, जब 1937 में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए थे, तो इनमें हम सिर्फ अभी, चूँकि वीलॉग में हमारे पास टाइम कम होगा, पंजाब की ही मिसाल सामने रखें, उस वक़्त की यूनाइटेड पंजाब की, तो उसमें सबसे बड़ी जमात यूनियनिस्ट पार्टी, जिसने 175 जो पंजाब असम्बली की सीट्स थी 1937 में, उसमें 99 सीट्स यूनियनिस्ट पार्टी ने ली थी। यूनियनिस्ट पार्टी जो जागीरदार थे, जो बड़े हिंदू जागीरदार थे, बड़े मुसलमान जागीरदार थे, बड़े सिख जागीरदार थे, ज़मींदार थे, इनके मफादात की निगहबान जमात थी, और मुस्लिम लीग सिर्फ 2 सीटें ले पाई थी 175 में से। अच्छा, हम देखते हैं कि 37 के इलेक्शन में जब यूनियनिस्ट पार्टी ने अपनी यहाँ हुकूमत भी कायम कर ली, और उसके बाद जब चंद सालों बाद जब पंजाब के इलाके में तहरीक पाकिस्तान मकबूल होना शुरू हुई, या ये दिखाई देने लगा कि पाकिस्तान बनने जा रहा है, तो इसी यूनियनिस्ट पार्टी के कई अरकान ने, निसफ से ज़्यादा अरकान ने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। बड़े नामों में शौकत हयात का नाम है, मुमताज़ दुल्ताना का नाम है, मियाँ अब्दुल अजीज़ का नाम है, सादिक हुसैन का नाम है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी से मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली क़याम पाकिस्तान से पहले ही। और वो यूनियनिस्ट पार्टी टर्न कोड्स और लोटिंग की वजह से 1945-46 के इलेक्शनों में सिर्फ 18 सीटों तक महदूद रह गई। यानी जो 99 सीटें जीती थी जिसने 37 में, वो सारे इलेक्टेबल्स जब मुस्लिम लीग में शामिल हो गए मुफादात देखकर, तो सिर्फ 18 सीटों तक रह गई महदूद 45-46 में, और उसमें भी 4 अरकान फिर छोड़कर, यूनियनिस्ट पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। अच्छा, ये तो मुख्तसर एक हवाला था क़याम पाकिस्तान से पहले का। क़याम पाकिस्तान के बाद लोटाक्रेसी की बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने नज़र आई सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में, जब 1955 में रिपब्लिकन पार्टी बनाई गई, जिसको किंग्स पार्टी भी कहा जाता है। उसमें बड़े लीडर्स में इफ्तिखार ममडोट, फजल अलाई, मजीद दस्ती, अरबाब नूर मोहम्मद जैसे लोग शामिल हुए मुस्लिम लीग से। यानी हम कह सकते हैं कि 90% जो मुस्लिम लीग थी, 90% से ज़्यादा जो अरकान रिपब्लिकन पार्टी के थे, वो मुस्लिम लीग से ही आए थे, जो सिकंदर मिर्ज़ा की रिपब्लिकन पार्टी किंग्स पार्टी में शामिल हो गए थे। किंग्स पार्टी जिस पार्टी के पीछे हुकूमत का या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का बैक होती है, सपोर्ट होती है। तो ये मिसाल। फिर एक बहुत मशहूर मिसाल जो तारीख़ के तकरीबन हर तालिब इल्म जानता है, अयूब ख़ान के दौर में कन्वेंशन लीग में कौन कौन शामिल हुआ।
कन्वेंशन लीग में ऐसे ऐसे लोग शामिल हुए, यानी मैं एक बड़ी मिसाल दूंगा, चौधरी खलीकुज़्ज़मान जिनका तहरीक पाकिस्तान में बड़ा किरदार था, करारदाद जब लाहौर हुई थी 23 मार्च 1940 में, उसमें बहुत बड़ा किरदार था। वो चौधरी खलीकुज़्ज़मान अयूब खान की बनाई हुई कन्वेंशन मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी बने रहे, यानी यहाँ से आप देखें लोटाक्रेसी का हाल। उसके बाद खैर जिन लोगों ने नज़रियात की बुनियाद पर, असूलों की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया या नैब को ज्वाइन किया या असगर खान साहब के तरीके इस्तक़लाल को ज्वाइन किया, वो नज़रियात की बुनियाद पर चलते रहे। जनरल ज़िया का दौर वो तो हम जानते हैं, सियासत की इजाज़त नहीं दी गई, 85 के इलेक्शन गैर सियासी थे। उसके बाद 88 में जो बेनज़ीर मुंतखब हुई, 89 में तहरीक अदम एतमाद में बहुत लोटाक्रेसी हुई, लेकिन वो तहरीक खैर नाकाम हुई। इसी लोटाक्रेसी को देखते हुए नवाज शरीफ ने एक कोशिश की, उन्होंने जब दूसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने 1997 में, तो उन्होंने जुलाई में 14 अमेंडमेंट मंजूर करवाई। ये 14 अमेंडमेंट क्या थी कि कोई भी एमएनए अपना पार्टी को असेंबली के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, यानी अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होगा, तो उसी वक्त वो नाअहल करार दे दिया जाएगा। ये 14 अमेंडमेंट में किया गया था, एक कोशिश थी। इसको खैर बाद में वो मुशर्रफ ने जिस तरीके से 17 अमेंडमेंट में आकर इसका असर ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर 18 अमेंडमेंट जब हुई, जो जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, एएनपी, अलगर्ज, उस वक्त की हर अहम बड़ी सियासी जमात जो शामिल थी जिसने 18वीं तरमीम करवाई, उसमें फिर ये कहा गया, फिर ये शिक रखी गई कि कोई एमएनए एमपीए ख़ास तौर पर जो 3-4 बुनियादी बातें होती हैं, जैसे तहरीक अदम एतमाद हो, एतमाद का वोट हो, फाइनेंस का इशू का पर कोई कानून साजी हो, बजट के हवाले से कानून साजी हो, इसमें अपने पार्टी के लीडर की मंशा के खिलाफ वो वोट डालेगा तो वो नाअहल होने का मुर्तकिब होगा। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। जिन्होंने यानी ख़ुद अभी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं, ये आप देखें जब 2008 में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद जब कुछ अरसे बाद खैर यहाँ ज़ाहिद खोसा चीफ मिनिस्टर रहे फिर, लेकिन कुछ अरसे बाद जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर बने और पीपल्स पार्टी से उनका इत्तेहाद ख़त्म हुआ, तो वो अता मानिका जो मुस्लिम लीग काफ के थे, उनके ग्रुप के दम पर शहबाज शरीफ यहाँ चीफ मिनिस्टर बने रहे। ठीक है, जो मुस्लिम लीग काफ, अता मानिका मुस्लिम लीग काफ के थे और सपोर्ट करते मुस्लिम लीग नून को। तो हमारे पास इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं जो ये साबित करती हैं कि कवानीन से, तरामीम से, अदालती फैसलों से लोटाक्रेसी ख़त्म नहीं की जा सकती। लोटाक्रेसी नहीं होनी चाहिए, असूली तौर पर बहुत गलत बात है, लेकिन इसके लिए बिहेवियर में तब्दीली ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं एशिया के जिन जिन ममालिक में जमहूरियत है, ख़ास तौर पर अगर हम इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, जहाँ कॉलोनियन एतबार से कॉलोनियन पास जिनका रहा है और डेमोक्रेसी बाद में रही है, यहाँ पर लोटाक्रेसी ज़्यादा होती है बनिस्बत यूरोपियन ममालिक के, ख़ास तौर पर फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, वहाँ पर टर्न कोड्स होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होता है कि कोई अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करे, क्योंकि वहाँ अक्सर सियासतदान नज़रिए की बुनियाद पर कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब तक सियासतदान किसी नज़रिए के साथ मुखलिस ना हो, तो उसके लिए किसी एक सियासी जमात को छोड़कर जाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, उसके ज़मीर पर इसका कोई बार नहीं होता। तो यही जो मेरा बात करने का मकसद ये है कि लोटाक्रेसी ख़त्म, सियासी रवैये को ठीक कर कर, नज़रिए को मजबूत कर कर, सियासी नज़रियात के साथ जिनकी वाबस्तगी हो, ऐसे सियासतदान ही अगर अवाम इनको प्रमोट करे, सपोर्ट करे, तो ही लोटाक्रेसी ख़त्म हो सकती है, ना कि अदालती फ़ैसलों से, ना तरामीम से, ना कवानीन से। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।